हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CGL 2026 टीयर 1 का लाइव मॉक 1। ये मॉक आपका कराया गया था जनवरी के अंदर। ठीक है, मैं उस टाइम पे थोड़ा ऑक्यूपाइड भी था। साथ ही साथ अभी हम इसके सारे क्वेश्चंस जो भी अच्छे हैं मैथ्स के वो सॉल्व करेंगे और इसका सेफ स्कोर जानेंगे, लोगों ने कितना कितना स्कोर किया उसके बारे में जानेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से आरबी के लाइव मॉक्स को दे सकते हैं। हर सैटरडे और संडे आपका सीजीएल के लिए लाइव मॉक कराया जाता है, जो कि आप सीएचएसएल के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। आप देखेंगे आरबी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव का ऑप्शन। इस पे आपको हर सैटरडे संडे लाइव मॉक मिलता है और भी बहुत सारे लाइव टेस्ट पैरेलली चल रहे होते हैं जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल है जो आरबी का, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब भी लाइव मॉक होता है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि कोई भी लाइव मॉक टेस्ट का अपडेट आपसे छूटे ना। ठीक है, आरबी की वेब एप्लीकेशन पे भी आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आरबी की एप्लीकेशन आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपको आरबी का लोगो दिखेगा। कोई और एप्लीकेशन इस नाम से मिले तो आपको डाउनलोड नहीं करनी है। ये इंस्टॉल करिएगा, उसके अंदर लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा वो ऐप ओपन करने के बाद, और वहां पे ही आपको ये टेस्ट मिलेंगे। जो भी लाइव टेस्ट होते हैं आप दे सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी, अगर आप टीयर 1 टेस्ट सीरीज यूजर हैं, आपने ये टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, तो लाइव मॉक्स को आप बाद में भी दे सकते हैं। अभी तक 3 लाइव टेस्ट हम कर चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये टीयर 1 की जो टेस्ट सीरीज है ये आप ओपन करेंगे। इसके अंदर सीजीएल 2026 टीयर 1 लाइव मॉक का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आप ये लाइव टेस्ट देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड टेस्ट हम आपको अवेलेबल कराएंगे। वो हो गया कैलकुलेशन बूस्टर क्विजेस हो गई, सेक्शनल मॉक्स हो गए, बहुत सारे अवेलेबल आपको, लेटेस्ट एग्जाम बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस हो गए। ये सारी चीजें आपको टीयर 1 की टेस्ट सीरीज में मिल जाती हैं। तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस लाइव मॉक्स भी दे सकें, अपकमिंग लाइव मॉक्स का भी एक्सेस रहे, और साथ के साथ और भी बहुत सारे टेस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे। लगभग इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको 50 टेस्ट फुल लेंथ प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग लाइव प्लस अदर पेड मॉक्स। और सेक्शनल टेस्ट तो इसके अलावा अलग हैं। इसके अलावा आरबी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती हैं, जैसे सीजीएल सीएचएसएल टीयर 2 की टेस्ट सीरीज हो गई, एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हो गई, अभी सेक्शन कंट्रोलर एमटीएस इन सब की भी टेस्ट सीरीज थी, सीपीओ की टेस्ट सीरीज भी है। वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। आरबी एप्लीकेशन में आप या वेबसाइट पे पेड टेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। एप्लीकेशन में कहाँ से दिखेंगे, आप यहाँ पे पेड टेस्ट में देख सकते हैं। इन सभी टेस्ट सीरीज को अगर आपको लेना है तो उसके लिए कॉम्बो प्लान भी अवेलेबल रहता है, आरबी कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जिससे कि आपका एक ही प्लान के अंदर आप कंप्लीट सारे के सारे टेस्ट को एक्सेस कर पाए। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग ना परचेज करना पड़े, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से ना परचेज करने पड़े। एक बार कंप्लीट प्लान आपने लिया, सारे टेस्ट का एक्सेस आपको जब तक वैलिडिटी है तब तक रहेगा। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर प्लान होता है, एक होता है आपका 9 मंथ्स वैलिडिटी वाला जो 499 का अवेलेबल है, और एक 599 का होता है जो कि आपका है यहाँ पे हमारे पास 12 मंथ्स वैलिडिटी वाला, जिसमें सारी टेस्ट एक्सेस मिलती है। और आप विनर 10 कोड यूज करेंगे तो अभी आपको इस पे क्या मिल जाएगा, 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। सारी टेस्ट सीरीज पे भी मिल जाएगा, और कॉम्बो लेते हैं तो इस पे कॉम्बो में खास बात ये होती है, एक तो एसएससी रेलवे या आईबी एग्जाम, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं उनकी सारी टेस्ट सीरीज तो हम देते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको अलग से देते हैं प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ एक टारगेट ग्रुप भी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं आपको। जैसे अभी जो लेटेस्ट टारगेट ग्रुप स्टार्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, ये आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे 16 फरवरी से, जिसमें लगभग 90 दिन के टारगेट्स के अंदर आपको सारे कोर्स की रिवीजन प्लस प्रैक्टिस कराएंगे। ये उन लोगों के लिए होगा टारगेट ग्रुप जिन्होंने बेसिक पढ़ लिया है। ठीक है, मान लो आपने सीजीएल 25 दिया, उसमें नहीं कर पाए टीयर 1 क्लियर, या मेंस दिया उसमें कुछ मार्क्स से आपका रह गया, आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से रिवीजन प्लान प्रैक्टिस प्लान चाहिए, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। आपको भटकते नहीं है, आप कंसिस्टेंट वे में अपनी तैयारी को कर सकते हैं और टेस्ट को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन आप कर पाते हैं। ठीक है, और कॉम्बो टेस्ट सीरीज के रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो काफी लोगों को इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड। अगर आपके बेसिक्स कवर हो गए हैं तो ये टारगेट ग्रुप आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और हर महीने हम इस तरह की टारगेट प्लान स्टार्ट करते हैं। जैसे एनटीपीसी के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी स्टार्ट किया था, वो हमारा एनटीपीसी का 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो और फिर जब आप प्री क्लियर करेंगे तो मेंस के लिए भी इसी तरीके से टारगेट प्लान स्टार्ट होते हैं। तो आपको कुछ भी इसके लिए अलग से पे नहीं करना है, टारगेट सीरीज के लिए या गाइडेंस के लिए, वो सारा का सारा आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल रहता है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट पे भी परचेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी। एप्लीकेशन पे करेंगे तो आरबी की एप्लीकेशन डाली कॉम्बो टेस्ट प्लान, और यहाँ पे इसे आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ऑनगोइंग उस टाइम पे ग्रुप्स होंगे आप ज्वाइन कर पाएंगे। हर टाइम आपको कोई ना कोई ग्रुप एक्टिव मिलेगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट में सारे टेस्ट मिल जाते हैं।
और इसी में एक पीडीएफ का ऑप्शन होगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो कॉम्बो प्लान में बहुत सारी चीजें होती हैं और ऐसे ही आरबी की वेबसाइट पे भी आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि हर बार आपकी फिर कमेंट सेक्शन में कह रहे थे सर ये कैसे ज्वाइन करें, ये कैसे चीजें करें, तो वो सारी चीजें। और अगर आप आरबी ऑफिसर बैच यूजर हैं तो इसके अंदर तो आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस, जैसे मैथ्स 3.0 की नई क्लासेस में सारे के सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट पेन पे, उसका एक्सेस, जीके की सारी कंप्लीट क्लासेस, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ, वोकैबुलरी की कंप्लीट, सब कुछ आपको एक सिंगल प्लान में मिल जाता है जिसमें आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी अलग से लेनी नहीं पड़ती। इसकी 1 ईयर वैलिडिटी वाला प्लान आपको 1999 में रहता है। इस पे भी आप जो कोड बताया मैंने डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो 1799 में सारी चीजें आपको एक्सेस मिल जाएगा फॉर कंप्लीट प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन। तो 1 प्लान फॉर एवरीथिंग, आपका सारा टेंशन खत्म। ठीक है? और हर चीज की क्लास नोट्स तो आपको मिलते हैं जिससे कि आपका टाइम 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, क्विजेस और भी बहुत सारी चीजें आपकी मतलब प्रिपरेशन में जो भी चीज की जरूरत है वो सारी चीजें हम आपको ऑफिसर बैच के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन पहन लिया तो उसके बाद आपको कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। अच्छा चलो मॉक 1 पे आते हैं। इस मॉक को लगभग 5400 एस्पिरेंट्स ने दिया था। ये मॉक जस्ट सीजीएल टियर 2 हुआ था उसके आसपास ही कंडक्ट कराया गया, तो अभी बच्चे क्या है कम दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम मॉक्स दे रहे होंगे वो 30,000 40,000 तक पहुंच जाता है। और सिंसियर स्टूडेंट वो है जो स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छा सा लेके चले और प्रिपरेशन का ट्रैक करे, उसका मॉक का एनालिसिस करे और आगे बढ़े। तो इसमें जो आप देखेंगे तो जो इस मॉक का एवरेज स्कोर गया था वो आपका यहाँ पे 102 दिखा रहा है, बट कुछ फेक एंट्रीज और बाकी सारी चीजें हटाऊं तो इस मॉक में एवरेज स्कोर बच्चे कर रहे थे 109। अब उसके बेसिस पे सेफ स्कोर भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना होना चाहिए अगर आपने ये मॉक दिया है। ज्यादातर लोगों का जो रेंज है आप देखेंगे यहाँ पे ये 116 से 120 के बीच में है। इसके अंदर मैथ सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में एवरेज स्कोर गया 37.59 और मीडियन स्कोर गया 40। मीडियन का मतलब यह है 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने मॉक दिया 40 या 40 से ज्यादा स्कोर किया, 50% ने 40 से कम स्कोर किया। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट जैसे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 20 एस्पिरेंट्स है, 48 या 48 से ज्यादा स्कोर करने वाले 90 एस्पिरेंट्स हैं, 46 या 46 से ज्यादा स्कोर करने वाले आपके 313 एस्पिरेंट्स हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन तक पहुंचना है तो टारगेट करना है रीजनिंग में हमेशा 45 प्लस आपका रहे। ठीक है? अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे जीके सेक्शन की बात करेंगे तो जीके में एवरेज स्कोर 20 है और मीडियन भी लगभग उतना ही है। ओवरऑल रीजनिंग का पेपर कहेंगे तो ये भी मॉडरेट साइड था। जीके के पेपर की बात करूंगा ये भी आपका मॉडरेट साइड है। ठीक है? डिफिकल्ट साइड नहीं है, मॉडरेट माइनस कह सकते हैं इसे थोड़ा। और अगर हम देखें लोगों का स्कोर किस तरीके से है, 50 वाले छोड़ देना, एक आधा बच्चा कर लेता है चीटिंग। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास 789 एस्पिरेंट्स। ठीक है? तो इस मॉक में जिनकी तैयारी अच्छी है वो 30 तक जा सकते थे जीके के अंदर। ठीक है? वरना 25 प्लस भी आपने स्कोर किया, डेट्स अ गुड स्कोर। 25 से कम है तो वो कम है। इसके अलावा मैथ्स की सेक्शन का करें, मैथ्स इसमें यहाँ पे पूछा गया था डिफिकल्ट। मैथ्स का लेवल क्या था भाई? अच्छा पूछा गया था। आपने सीजीएल मेंस दिया होगा, उसका लेवल भी ठीक था, मॉडरेट साइड था। तो आपको हर तरीके के पेपर के लिए रेडी रहना है। अगर हम देखिए मैथ्स में यहाँ पे एवरेज स्कोर गया 24.44, मीडियन स्कोर गया आपका 25.5 मार्क्स। यहाँ पे इस मॉक में मैथ्स के लिए जो अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 38 प्लस भी, 38 तक भी अगर आप पहुंच गए हैं, 4-5 क्वेश्चन छूट भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, 38 भी अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इवन 35 प्लस इज स्टिल गुड। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 इस तरीके के लेवल के मॉक में भी 20 लोगों ने कर दिया, 48, 36 और 496। अब यहाँ पे जब चीजें डिफिकल्ट जाती हैं तो वहां डिसाइड होता है कि भाई रैंक बुलाने वाले बच्चे कौन से हैं। अगर आप सोचते हैं, आप एम करते हैं कि भाई सीजीएल 2026 में मेरे को एमबीए चाहिए, मेरे को आईटीआई चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, मेरे को बढ़िया पोस्ट चाहिए, तो भाई फिर आपको ये रेंज ढूंढनी पड़ेगी, आपको इसमें आना पड़ेगा। ये तो बस मैंने बताया कि भाई इतना ले आओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के। बट अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचना है ना तो आपको इस टॉप लिस्ट में आना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा मॉक का लेवल जब डिफिकल्ट होता है तभी हमें पता चलता है कि भाई टॉप में कैसे पहुंचे। समझ गए? बाकी हर मॉक अपने आप में डिफरेंट होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। ठीक है? तो चीजें तो वेरी करेंगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश का लेवल हमने अभी, क्योंकि आपका एसएससी इंग्लिश में अच्छा ही लेवल पूछ रहा है तो मॉडरेट ही रखा था हमने। एवरेज स्कोर 27 है, मीडियन स्कोर 29 है।
40 प्लस स्कोर करने वाले 400 एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे, 35 प्लस स्कोर करने वाले 1230 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि अगर आप 38 37 तक भी ले आते हैं तो ठीक स्कोर है, ये बुरा स्कोर नहीं है, ठीक है। 40 प्लस है तो बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश के अंदर। फुल स्कोर करने वाले नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स लिमिटेड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो आपको तकलीफ देंगे, आपको पढ़ने पे मजबूर करेंगे। ओवरऑल अगर मैं इसका देखता हूं तो एवरेज स्कोर 109 गया आफ्टर रिमूविंग सम फेक एंट्रीज, एंड मीडियन स्कोर गया 113.5 मार्क्स, जिसमें इस तरीके से आपको कैंडिडेट्स के स्कोर दिख जाएंगे किसने कितना कितना स्कोर किया इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर, ठीक है। आपको कोशिश ये करनी है, हालांकि इस मॉक में जो सेफ स्कोर है वो कम जाएगा, बट क्योंकि इसे देने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके प्रिपरेशन का लेवल भी अच्छा था, बट इस तरीके का मॉक भी अगर आपको मिलता है तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो टारगेट करिए इस लेवल के मॉक में 130 प्लस लाने की, जिससे कि आप हाई कंपटीशन में भी अपना एक प्रीलिम्स क्लियर करने को सुनिश्चित कर सके, ठीक है। अगर इससे कम आ रहा है तो आपको अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। ये मैटर नहीं करता कि प्रीलिम्स में आपने कितना स्कोर किया था या पिछली बार आप मेंस लिख के आए हो या नहीं आए हो, हर साल अलग होता है। प्रीलिम्स पिछली बार आपने क्लियर किया और इस बार पेपर में चीजें वैसी नहीं चली या कंपटीशन बढ़ गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई 2024 में प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे, 25 में क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 25 में क्लियर किया, 26 में हो सकता है कहीं अटक जाए, प्रीलिम्स में तैयारी नहीं करी, डेविएट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। रिस्क नहीं लेने का, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का, ठीक है। इसके बाद ये गलत आ गया, परसेंटाइल वाला डालना था, चलो कोई बात नहीं। इस मॉक में जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से रहेगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 127 मार्क्स इज सेफ। आपकी जो एग्जाम में एक्चुअल में कट ऑफ गई थी वो 136 गई थी, 136 पॉइंट समथिंग गई थी। और उसमें भी ऐसा हुआ था कि भाई कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कितना स्कोर करना पड़ रहा था, 145 प्लस भी करना पड़ रहा था इजी शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें 122 नंबर लाने पे भी बच्चे की कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। बट हमारा जो मॉक का लेवल है आपके रियल एग्जामिनेशन से थोड़ा सा अच्छा है, तो यहाँ पे 127 मार्क्स में आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। और रियल एग्जामिनेशन में क्योंकि प्रेशर भी होता है तो थोड़ा सा बेटर मॉक अगर आप देके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिगिनर हो तो ये चीज शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे रिपीटर होते हैं, जो तैयारी कर चुके होते हैं और पहले सेटबैक्स देख चुके होते हैं, उन्हें समझ में आता है आरबी मॉक्स का महत्व क्या है, क्यों ये जरूरी होते हैं, क्यों एग्जाम रेडी बनाते हैं ये आपको, और क्यों आपको सिलेक्शन तक के लिए आगे लेके जाते हैं। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी से 121, ईडब्ल्यूएस से 118, एससी से 106 और एसटी कैटेगरी से 97। कभी भी मॉक्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, हमेशा मैटर क्या करेगा कि भाई ओवरऑल बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। फटाफट से आप क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, जिन लोगों ने मॉक नहीं दिया वो भी देखिए, और बाकी जो मैंने वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जो ठीक ठाक है, जो इजी क्वेश्चंस थे काफी वो पिक नहीं किए हैं, तो इसे देख के मॉक का लेवल जज मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो ठीक होंगे। मुश्किल तो ये भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ठीक है। तो इनमें आप फंसे होंगे या टाइम ज्यादा लगा होगा, तो ध्यान से समझिए इनके क्विक सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्या अप्रोच रहेगी। कोशिश करूंगा जहां जरूरत है बेसिक से भी बता दूं। हालांकि ये प्रैक्टिस सेशन में थोड़ी स्पीड ज्यादा रहती है, बेसिक क्लासेस अलग से आपने अगर मेरी देखी हो, सिंप्लीफिकेशन की डालती है, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डालती है, वो बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास होती है। उसमें हर एक चीज पे बहुत डिटेल में बताया जाता है, जो कोर्स में भी कवर कराई जाती है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल। लेकिन जब प्रैक्टिस सेशन होता है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहती है, बट इतनी भी ज्यादा स्पीड नहीं होगी कि भाई मैं फटाफट से क्वेश्चन कराने के चक्कर में 25 क्वेश्चन देखो 10 मिनट में भी कराए जा सकते हैं। हर टीचर की अप्रोच होती है, मैं चाहूं तो ये 25 के 25 क्वेश्चन 10 मिनट में भी करा सकता हूं आपको सारे क्वेश्चन लेके। यही क्वेश्चन मैं चाहूं तो आपको 30 मिनट में करा सकता हूं, ये चाहूं तो मैं आपको 1 घंटे में करा सकता हूं। डिपेंड करेगा कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है। देखो अगर आपको जल्दी वीडियो खत्म करनी है तो आप यही वीडियो अगर मान लो 40 मिनट्स की जा रही है या 1 आवर की जा रही है, 2x की स्पीड पे देखोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं 10 मिनट में करा दूंगा, आधे बच्चों को चीजें समझ नहीं आएगी, बट आपको भी मजा आएगा करने में। आप कहेंगे सर क्या सॉल्यूशन करा दिया फटाफट, इतनी फटाफट सर सोल्व करते हैं। भाई वो मैं अभी तो आप देख लोगे, हर क्वेश्चन के बाद आपको पोज करके सोचना पड़ेगा ये सर ने कैसे कर दिया। टाइम आपको उतना ही जाना है, सीखोगे कुछ नहीं। और ऐसे मेथड जो एग्जाम में आप यूज नहीं कर सकते वो मैं सिखा भी दूंगा तो आपको कुछ वो बेकार हो गया ना, आपका टाइम चला गया उस मेथड को सीखने में जो एग्जाम में यूजेबल नहीं है। आपको मतलब किस चीज से, आपको सिलेक्शन से मतलब है, और मैं वही चीज आपको कराऊंगा, वही मेथड्स आपको बताऊंगा जो आप एग्जामिनेशन में यूज कर सके और सिलेक्शन तक पहुंच सके,
ठीक है। इसलिए क्लास 25 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं तो उसकी ड्यूरेशन, सारे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वो ऑब्वियसली 1 घंटे तक कम से कम वीडियो सॉल्यूशन जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो वो 30 to 45 मिनट्स आराम से ले जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। एग्जामिनेशन में जब हम खुद सोल्व करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स, तो हमारे लिए 30 क्वेश्चन सोल्व करना 15 मिनट में, 18 मिनट में बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, और सीजीएल प्री का पेपर है, 25 क्वेश्चन है, जिस लेवल का पेपर आता है प्री का, वो 10 मिनट में, 8 मिनट में भी सोल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एग्जामिनेशन में देना, आप 4 महीने से पढ़ रहे हैं या 1 साल से पढ़ रहे हैं, आपकी स्पीड उतनी नहीं होगी, और जो मेथड्स मेरे दिमाग में होंगे शायद वो मेथड सारे के सारे आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको वो चीजें सीखनी है जो आप एग्जाम में यूज करें और सिलेक्शन लें। आपका मकसद मैथ में पीएचडी करना नहीं है, आपका मकसद सिलेक्शन लेना, और क्वेश्चन को इस अप्रोच से समझना कि भाई अगर कुछ भी हो गया, कम से कम मैं बेसिक से क्वेश्चन अपना जरूर बना पाऊं। फास्ट ट्रिक तो सीखें, लेकिन एग्जाम में अगर फास्ट ट्रिक रिकॉल नहीं कर पाए तो बेसिक भी आपको आना चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा, तब भी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो सही तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, जिससे कि आप अगर एनालिसिस वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको सीखने में मजा आए और आपको नई नई चीजें जानने को मिले। ठीक है, बाकी बेसिक नॉलेज आपकी होनी जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन का पूरा कंसेप्ट हर क्वेश्चन में अगर बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास कि भाई आप एवरेज बता दो जितने भी नंबर 150 और 350 के बीच में है, जो कि 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 13 से डिविजिबल मैं इनके बीच के नंबर्स लूंगा, सब में 13 का मल्टीप्लाई होगा। जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 13 मेरा बाहर कॉमन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होगा, ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब 13 का मल्टीपल निकालना एक तरीका तो मैं ये कह सकता हूँ भाई आगे देखो चारों ऑप्शन है, ये 13 का मल्टीपल ये हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नहीं, इसके पीछे भी कंसेप्ट है कि भाई हमें कौन सी अप्रोच एग्जाम में फॉलो करनी है। जैसे आप देखेंगे 13 के कोई भी मल्टीपल लो, मान लो 13 का पहला मल्टीपल है 13 इंटू 1 13, 13 2 जा हो गया 26, 13 3 जा 39। तो मैंने ये चीज समझी भाई 13 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो कितने के गैप में होंगे, 13 के गैप में होंगे या नहीं होंगे। और मेरे चारों ऑप्शन अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो भाई 13 का गैप तो बन नहीं पाया लोएस्ट और हाईएस्ट में। इसका मतलब क्या होगा, 13 का सिर्फ एक ही मल्टीपल होगा इसमें, तो डायरेक्टली ऑप्शन से करना सुटेबल है। अगर मेरे पास 4 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जो दूरी पे होते हैं, मान लो 247 ऑप्शन में है, 260 ऑप्शन में है, 273 ऑप्शन में है, मेरे को दिख रहा है 13 के गैप में तो मल्टीपल आ ही रहे हैं, तो मेरे एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो फिर मैं उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो चारों साथ में तो मुझे पता डायरेक्टली ऑप्शन आंसर मिलेगा, एक ही ऑप्शन होगा जो 13 का मल्टीपल होगा। अब वो ऑप्शन भी कौन सा चूज करना है, आप जनरली डिवाइड कर रहे होते हैं ना चीजों को, आप वैसे तो कोई सा भी ऑप्शन उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए सबसे बड़ा ऑप्शन उठाइए बिगिनर स्टेज पे अगर है तो। जैसे 248 को अगर मैंने उठाया तो मैंने कहा भाई 248 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 जाएगा मेरे पास 13, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 118। अब ये जाएगा मेरे पास 9 टाइम्स, दैट इज 117, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है कि भाई ये वाली वैल्यू ना 13 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें +1 करूंगा तो ये बनेगा, और हमें तो रिमाइंडर नहीं चाहिए, 13 का मल्टीपल चाहिए। तो आप कहेंगे सर इस 1 को क्या कर देंगे, इस वाली वैल्यू में अगर मैं घटा दूं तो ये आएगा 247, जो कि मेरा 13 से डिविजिबल होगा, और ये क्या होगा 13 इंटू 19। तो मेरा आंसर क्या हो गया, चार ऑप्शन में 247 है जो 13 से डिविजिबल है, यही आंसर है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। क्या कंसेप्ट समझ में आया ये देखने का भी? हालांकि आप 245 ले लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप 245 करते तो बस थोड़ा सा लंबा खिंचता या फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। आप कहते सर 13 बन जा 13 हो गया मेरे पास, और ये वाली वैल्यू 115 निकल के आएगी, फिर आप कहेंगे सर ये वाले वैल्यू मेरे पास 8 टाइम्स जाएगा, डेट इज 104, ये बच गया 11 रिमाइंडर बच गया। तो ये तो या तो आप क्या करेंगे 245 में 11 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी 234, और उसमें कहेंगे भाई इसमें 13 जोड़ दो क्योंकि 234 तो ऑप्शन में है नहीं, और 13 इसमें जोड़ेंगे तो आप 247 तक पहुंचेंगे। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, वरना आप कहते हैं सर ये वाली वैल्यू मेरे पास 11 है ना, मतलब 2 की कमी है। 13 अगर ये 13 रिमाइंडर बन जाता तो इसका मल्टीपल हो जाता फिर से। तो आप इसमें कहेंगे सर 13 में कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो इसमें 2 ऐड कर दो 245 में, तो ये आ जाएगा 247। अब ये चीज कुछ एडवांस अप्रोचेस में आएगी, जिनका बेसिक जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा सा फिर दिक्कत होती है, डायरेक्टली ये चीज नहीं सोच पाते, वरना तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन से उठाओ, आप डायरेक्टली अपना एक ही चेक करना है, बाकी अपने आप ही आप आइडिया लगा लो कि भाई नियरेस्ट ये जा रहा है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया बताओ? क्या ये इस चीज को इस तरीके से भी सोचा था आपने कि ऑप्शन भी उठाना है तो कौन सा उठाना है, ठीक है, और एक ही ऑप्शन हो सकता है 13 का मल्टीपल ऑप्शन को देख के ये भी चीज समझ में आई, और हमें ऑप्शन से जाने का फायदा क्या मिला।
ठीक है। अब इसका बेसिक वर्जन एक बार समझाता हूं मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जनरली होता है हमारा पढ़ाने का तरीका जिसमें हम चीजों को पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा भाई इनके बीच में 13 के मल्टीपल्स चाहिए, तो आपको पता है सर 150 के आसपास 13 का मल्टीपल 150 से बड़ा क्या होता है? ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 156, जो कि होता है 13 इंटू में 12। अब ये चीजें इतनी बार कैलकुलेशन में आती है तो हमें याद हो जाता है। अगला नंबर होगा 169 जो हो जाएगा 13 इंटू में 13, ऐसे बढ़ोगे। 350 है अगर मेरे पास, इससे छोटा नंबर जो 13 का मल्टीपल हो, आप मन मन में एक काम कर सकते हैं। मैं 13 से काटा, पहले तो 2 टाइम्स जाएगा 26, फिर बचा 90, है ना। 90 के लिए मेरे को कितने टाइम्स जाना पड़ेगा? 6 टाइम्स जाना पड़ेगा, है ना। 78, 12 रिमाइंडर बच गया, कोई मतलब नहीं। तो लास्ट वैल्यू जो 13 से कटेगी वो होगी मेरे पास 13 इंटू में 26। क्या यही होगी? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है? आप कहेंगे सर हर दूसरी टर्म के बीच में 13 का गैप है क्योंकि सारे 13 के मल्टीपल चल रहे हैं, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे सर एपी के अंदर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो तो मेरे पास होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये होता है इसका एवरेज। क्या होता है एवरेज? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हुए क्रम में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है ये। अगर इनका सम करूंगा तो आप देखेंगे 13 कॉमन आ जाएगा और मेरे पास क्या बचा? 12 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। मैं आपको क्या कह रहा था भाई? मैं ये कह रहा था ना कि भाई ये वाला पार्ट मेरा मल्टीपल रह जाएगा आंसर 13 का, तो ये यहाँ से आ गया। आप देखेंगे ये 38 डिवाइडेड बाई 2 19, तो 13 इंटू में 19 अगर मैं करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी बनी मेरे पास? 247 बनी, और ये मेरा आंसर आएगा। अब जिस बच्चे को ये ब्रेक करके भी देखना है कि भाई ये हमने कैसे करा, तो स्टेप एक बार लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट मॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा स्लोली करा रहा हूँ। जैसे जैसे हम एग्जाम के पास चलेंगे तो मैं स्पीड अपनी बढ़ा भी दूंगा क्वेश्चंस कराने की। तो आप यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई पहले हमने 150 दे रखा था, 150 और 350 के बीच में, तो 13 से अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जाएगा 13 1 जा 13, और फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास 20, और ये जाएगा 1 टाइम्स फिर से 13, और रिमाइंडर बच गया 7। रिमाइंडर 7 बचने का मतलब ये हुआ कि भाई मेरे को क्या करना है, इसमें 7 घटाऊंगा तो आएगा 143, ये 13 से कटेगा। हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए तो प्लस 13 करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी 156। ये करने की जगह अपने जो दूसरी अप्रोच मैंने आपको अभी बताई एडवांस्ड अप्रोच, वो फॉलो कर सकते हैं। भाई 7 रिमाइंडर बचा, मेरे को क्या बनाना है? 13 बनाना है, तो नंबर 13 का मल्टीपल बन जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 150 में 6 को ऐड करूंगा तो नंबर बनेगा मेरा 156। अब ये 156 क्या है भाई? 13 इंटू 11 करके कुछ बच रहा था, यहाँ पे 7 था, मैंने 6 और ऐड किया, मतलब एक आगे बढ़ गए हम। तो 11 की जगह ये क्या होगा? 13 इंटू में 12 होगा। अब आपको ना ये पूरी वैल्यू की भी जरूरत नहीं थी, मैंने 13 इंटू 12 की फॉर्म में छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है अगली वैल्यू क्या होगी? 13 इंटू में 13 होगी, फिर इस तरीके से चलेगा। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे 350 को डिवाइड करने गया तो मैंने देखा यार 350 को अगर हम 13 से कट कर रहे हैं तो 2 जा 26 हो गया, और ये 90 बचा, और मेरे पास आएगा 6 टाइम दैट इज 78, और रिमाइंडर बच गया 12। क्या मेरे को इस 12 का कोई लेना देना है? मेरे को पता है लास्ट वैल्यू जो कटेगी वो 13 इंटू 26 ये होगी जो 13 से कटेगी, और ये 350 से छोटा चाहिए था ना, तो 12 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। या तो आप 350 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वैल्यू कटेगी ना मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 338। मेरे को लिखने की जरूरत थोड़ी है, मेरे को ये 13 इंटू 26, मैंने यहाँ पे देखा मेरी वैल्यू आई 13 इंटू में 26। अब फर्स्ट टर्म मिल गई, लास्ट टर्म मिल गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 13 को कॉमन लिया, 12 प्लस 26 डिवाइडेड बाई मेरे पास 2, और आंसर आ गया मेरे पास 247। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होना चाहिए आपने, तभी ये चीज भी आप सोच पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। जैसे हमारे पास सवाल है, ये कहता है कि रेगुलर पॉलीगन है जिसमें रेशियो नंबर ऑफ डायगोनल्स टू द नंबर ऑफ साइड्स ये दे रखा है 7:2। हमें बताना है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। अब ये पॉलीगन चैप्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम कहते हैं भाई कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन क्या होता है भाई मेरे पास जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होंगी। रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो सारी साइड्स मेरी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। सारे एंगल्स भी क्या हो जाते हैं भाई? इक्वल हो जाते हैं। ये रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इसके अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो भाई डायगोनल्स कितने होते हैं मेरे पास? ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गए मेरे नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना।
और इसका अगर रेशियो निकाल रहे हैं हम किसके साथ, इसका रेशियो निकाल रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स के साथ। नंबर ऑफ साइड्स को मैंने n ही माना है तो डिवाइडेड बाय n। ये वाली वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 7/2 के बराबर दे रखी है। तो आप यहां से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n से n एलिमिनेट हो गया, n-3 डिवाइडेड बाय 2 ये किसके बराबर, 7/2 के बराबर। 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, 3 इधर जाके जुड़ जाएगा तो n का मान कितना आ गया भाई मेरे पास, क्या ये वाली वैल्यू 10 बन गई। अगर ये वाली वैल्यू 10 है, हमें बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ये होता है भाई मेरे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, 36 हो जाएगी। क्लियर है, ये वाला पार्ट समझ में आया। अच्छा एक चीज बताना मेरे पास, अब ये मैंने कहानियां लिख दी आप लोगों के लिए, बट इस क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं। इस क्वेश्चन को देख के आंसर मार्क किया जा सकता था, 4 ऑप्शन अगर यही देता एग्जामिनर। हमें क्या बताना है, ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, साइड 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगी ना। तो अगर मेरी साइड एक इंटीजर वैल्यू होगी तो 360 डिवाइडेड बाय एक इंटीजर वैल्यू है ना, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4, मिनिमम तो 3 ही होता है, पॉलीगन तभी बनता है क्लोज्ड फिगर, 3 4 5 6 है ना, ऐसे ही कुछ होगा। तो क्या ये 360 को काटेगा, या मैं कह सकता हूं जो मेरा आंसर होगा उसका न्यूमरेटर पार्ट 360 का ही कोई फैक्टर होगा, है ना, वो वैल्यू होगी जो 360 का एक फैक्टर हो। अब कौन सी वैल्यू ऐसी है इनमें जो 360 का एक फैक्टर है, मतलब जिससे 360 कट सके। 36 इसका एक फैक्टर है, 36 × 10 ये हो जाएगा। 42 से क्या ये कटता है भाई, 36 में 42 होता है 6 × 7। 360 में 7 का कोई फैक्टर है नहीं है, तो 7 कहां से आ गया भाई, ये फालतू का, पॉसिबल ही नहीं है। 35 से क्या ये 36 कटता है 360, भाई इसमें फिर से 7 आ गया मेरे पास, 7 × 5, 7 कहां से है, इसके अंदर है ही नहीं 7। 44 में 4 × में 11 है, 11 कहां से आ गया भाई, 11 इसमें तो है ही नहीं। तो चारों ऑप्शन पे अगर मेरे नजर डल जाती स्टार्टिंग में, या थोड़े कंसेप्ट मेरे अच्छे होते, तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर क्या आता भाई, ऑप्शन नंबर ए आता। और यही चीज हमें सीखनी भी है। हमें क्वेश्चन को एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका भी हम सोच पाए। एग्जामिनेशन में प्रेशर होगा, नहीं सोच पा रहे ऐसी चीज, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है ये, बिल्कुल आराम से आपको फॉर्मूला पता है, लिख दिया। मेरे को इस पार्ट को करने में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपके फॉर्मूले याद है तो 30 सेकंड में ये वाला पार्ट भी हो सकता है, और अगर आप ये वाली चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये आपका 10 सेकंड में हो सकता है। लेकिन इस वाले पार्ट में दिक्कत क्या है भाई, 36 का यहाँ पे एक ही मल्टीपल था। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में एक डाल देता, ऑप्शन 40, तो क्या ये ऑप्शन से हो सकता था? आप कहते सर नहीं हो पाता मेरा आंसर ऑप्शन से, क्यों? क्योंकि भाई 40 भी इसका एक फैक्टर है और 36 भी एक फैक्टर है। तो उस केस में ये वाली ट्रिक, हालांकि आपको सुनने में मजा आया होगा, करने में मजा आया होगा कि सर ने क्या गजब बता दिया, लेकिन जैसे ही ऑप्शन चेंज हो जाता ये ट्रिक आपकी काम नहीं करती। फिर आपको ये पूरी कहानी पता होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहानी नहीं पता थी, आपको ये डायगोनल्स का फॉर्मूला नहीं पता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं डायगोनल्स का फॉर्मूला भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एक किसके अंदर, एक पॉलीगन के अंदर। तो भाई उस बच्चे के लिए ये मेथड बहुत बढ़िया रह जाता। फिर वो कहता सर मेरे को ये चीज तो पता है ना, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है, तो भाई उससे मैं दिमाग लगा के ऑप्शन को कर लेता। इसे कहते हैं स्मार्टनेस, कि चीजें नहीं पता तब भी आंसर आप निकाल सकते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एग्जामिनेशन में, वही चीज हमें सीखनी होती है। यही चीज बच्चे को, क्योंकि एग्जाम में भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना भी पढ़ा लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक हो ही सकता है एग्जामिनेशन में जो आप या तो रिकॉल ना कर पाए या फिर नया एग्जामिनर बना के भेज दें। बहुत सारे बच्चे हम पढ़ाते हैं आपको, मैं सारे के सारे क्वेश्चन क्लासेस के नोट्स में से ही होते हैं। एग्जाम में रेयरली एक आधा सवाल ऐसा होता है, वो भी मुश्किल से ही मिलता है कि भाई कवर्ड ना हो, मतलब कवर्ड तो कंसेप्ट कवर्ड होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन कवर्ड ना हो, ऐसा रेयरली क्वेश्चन मिलता है। और वो क्वेश्चन भी कब हो पाएगा, जब आप लॉजिकली उस चीज को सोच पाएंगे, और वो भी हो जाता है सोल्व। बच्चे पूरे पूरे नंबर लेके आते हैं आराम से। क्यों ले आते हैं वो? क्योंकि वो अपने माइंड को इतना ओपन कर चुके होते हैं कि भाई ये नहीं आता मेरे को, ये पता है और इससे मैं आंसर निकाल सकता हूं अपना। चलूं आगे, अब मैं कंसेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा डिटेल जा रही है ये वीडियो, बट जो चीजें आप सीखेंगे वो आपके काम आने वाली है। अब जैसे हमारे पास ये है, कुछ वैल्यूज दे रखी है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, 5 लाइन का पढ़ने में टाइम लगेगा, सोल्व करने में भी टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को तो छूना ही नहीं है भाई, लास्ट में छोड़ दो, ठीक है। अभी लास्ट में मैं इसे कराऊंगा आराम से, इसका बेसिक सॉल्यूशन भी है, मैं एडवांस में आपको इसे
डेविएशन कंसेप्ट से थोड़ा जल्दी करा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डेविएशन कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक से भी एक बार देख लेंगे क्या हो सकता है। बट फिलहाल मैं आगे अगले सवाल पे चलता हूँ अपने, जो 25% लोग ही कर पाए। क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई जो मेरी पैसे हैं वो बन जाता है 7200 2 साल के अंदर, और बनता है 7920 3 साल के अंदर। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज क्या होती है, मैंने आपको समझाया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही सीरीज होती है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है। या तो आप ऐसा देख सकते हैं, भाई मेरे पास मान लो प्रिंसिपल है, उसे मैंने मान लिया ए, फिर मेरे पास अमाउंट आफ्टर 1 ईयर वो हो जाता है ए आर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर वो हो जाता है ए आर स्क्वायर, और अमाउंट आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, वो होता है मेरे पास ए आर क्यूब, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वगैरह किस पे भी जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। आपको इन्होंने दे रखा है भाई अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना है, 7200 है। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना है भाई, ये 7920 है। आपको वैल्यू बतानी है भाई ए का मान क्या होगा। ए आर स्क्वायर दे रखा है आपको, और यहाँ पे ए आर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मेरे पास आर का मान क्या आ जाएगा इसमें, अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसमें आर ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आर का मान आ जाएगा मेरे पास 7920 डिवाइडेड बाय 7200, ठीक है। इससे भी सोल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, ये लगभग 11 टाइम्स जा रहा है, 11/10 है ना। अगर ये 11/10 है तो ए आर स्क्वायर ये है, ए निकालना है तो 12/7200 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्स्ट्रा था वो ले लेंगे इससे वापस, तो 11/10 के स्क्वायर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया। आप अगर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में देखना चाहते हैं, ठीक है, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अब एग्जामिनेशन में हम ऐसे तो नहीं करते हैं, कंपाउंड टेस्ट पूरा बेसिक से ही सोल्व करते हैं, तो वो वाला तरीका देख लेते हैं कि हमारा वो तरीका क्या रहेगा। लिंक करके सिखाया बस मैंने आपको कि भाई ये चीज ऐसे भी देखी जा सकती है। मान लो आपके पास एक जार है जिसके अंदर मिल्क और वाटर मिला हुआ है, दूध और पानी मिला हुआ है। जो आपके घर में दूध भी आता होगा वो पानी मिला के आता होगा, है ना, चाहे कंपनी का चाहे जो भी है। अब उसमें से थोड़ा सा निकाल लोगे, क्या उसके अंदर मिल्क और वाटर का फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा? नहीं, वो सेम रहने वाला है। तो अब क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में रेशियो ये है, इतनी क्वांटिटी में भी रेशियो यही था। अब वो एक्चुअल क्वांटिटी निकालते तो अलग आएगा दोनों का, मिल्क यहाँ पे अलग हो जाएगा, वाटर यहाँ अलग हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इसके अंदर फिर से मिल्क मिला दिया, क्या x लीटर ही हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, मिल्क। तो सॉल्यूशन कितना हो गया फिर से मेरे पास 120 लीटर, और हमारे पास रेशियो क्या बन गया फाइनल में, मिल्क और वाटर का 19:9। अब ये बताओ हमने मिलाया क्या है इसके अंदर, मिल्क मिलाया है, क्या यहाँ पे वाटर मिलाया है? इन दोनों स्टेप के अंदर क्या वाटर में कुछ बदलाव किया हमने? नहीं। तो ये वाटर तो कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन ये वाटर क्या हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो वाटर को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये 15 और ये 9, क्योंकि यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन था ये मैंने क्या डाला है, मिल्क डाला है, तो वाटर तो छेड़ा नहीं है, तो वाटर जितनी क्वांटिटी इधर है उतनी इधर होनी चाहिए, रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। हमने कहा यहाँ पे 3 से कर दिया, और ये 9, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 19। आप कहेंगे सर टोटल सॉल्यूशन में मैंने कितना मिल्क मिलाया, अब ये 4 रेशियो के बराबर मिल्क मिला दिया। टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी स्टार्टिंग में, आप कहेंगे सर 120 थी। कितनी थी? 120 थी। अच्छा, यहाँ पे ये रेशियो 120 लीटर को कौन सा रेशियो बता रहा है, यहाँ पे 19:9 बता रहा है, तो मतलब ये हो गया टोटल 28 रेशियो। 28 रेशियो रिप्रेजेंट करता है 120 लीटर को। तो हमें बताना है भाई 4 रेशियो, कितना सॉल्यूशन हमने रिप्लेस करा, 4 रेशियो का मान क्या होगा। तो ये कुछ और नहीं है, ये 7 इंटू में 4 है ना। 4 रेशियो बताना तो 7 से डिवाइड कर देंगे 120 को, तो 120 डिवाइडेड बाय 7 क्या आंसर आएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू 17 1/7 आ जाएगा। दिस विल बी माय आंसर। 1/7 क्या होता है, 1428 यही होता है। तो 17.14 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ पे 120 लीटर 5:3 था, यहाँ पे 120 लीटर 19:9 है, आपने ये वाला क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये रेशियो मेंटेन्ड नहीं है। जो रेशियो मेंटेन्ड है आप देखेंगे यहाँ पे ये और ये, इन दोनों को हमने क्या करा है, इनका रेशियो जो इनके रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है वो रेशियो यहाँ पे मेंटेन किया है। इसका इसके साथ तो इसका इसके साथ रेशियो मेंटेन
नहीं हो पा रहा है क्वांटिटी का, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलें आगे। बाकी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में से आता है जब हम मिक्सचर पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तब डिटेल में और ज्यादा पढ़ते हैं और भी मेथड्स पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने का। ये दे रखा है x का मान ये है, तो आप बता दो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर पहले से सिंप्लीफाई करके देखते हैं। x ये है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें पूरे में 5 प्लस 2 रूट 6 है, 5 माइनस 2 रूट 6 है। रेशनलाइज करने के लिए हम इसमें ऊपर जो ये है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 प्लस 2 रूट 6 और यहाँ पे भी 5 प्लस 2 रूट 6 हम करेंगे। आप देखेंगे ऊपर तो 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि बाहर निकल जाएगा एज इट इज। और मेरे पास नीचे 5 प्लस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये रूट में है अभी भी, तो ये वाली वैल्यू 25 माइनस 24, ये वाला रिजल्ट भी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो ये एज इट इज मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना यहां से डायरेक्टली x का मान रख के भी आंसर निकाला जा सकता है। जैसे सिंप्लीफाई में क्या कर सकता था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ये मेरे पास, इसे मैं थोड़ा ब्रेक कर लूं, इससे जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स करता मैं, और ये 2 है, यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर कर दूं और माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने 2 स्क्वायर प्लस का और माइनस का, अगर आप इधर देखेंगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और उधर क्या रह गया मेरे पास, -3 रह गया। जरूरी नहीं है ये स्टेप करना, आप चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं। मैंने बस अपने क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कि भाई इसका स्क्वायर ना करना पड़े, फिर x में ये मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ये दिमाग में हुआ तो कर लिया। अगर मैनुअली करना पड़े तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब x ये है, 2 घटा दोगे इसमें से तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो ये 9 प्लस 4 6 जो 24 प्लस 2 इंटू 3 6 2 जो 12 रूट 6 माइनस में 3, क्या वैल्यू आई मेरे पास, 24 और 9 33, 30 प्लस 12 रूट 6। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे, क्लियर। अगला सवाल हमारे पास, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल था, कहता है भाई इसे सोल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। अब ये 0.125 है, 0.5 है, 4 है, 0.25 है और 0.5 है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे पास ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ठीक है, ये या तो 5 की कोई पावर है ना, या फिर यहाँ पे अगर मैं देखूं 4, ये 2 की पावर है, ऐसे ही कुछ है। तो आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मैं इसे 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर 0.125 है, आपको पता है ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1/8 होती है, और 1/8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसकी होल पावर 42 है, इसे डिवाइड करना है किससे, 0.5 क्या है 1/2, इसकी पावर कितनी है मेरे पास 18 है ना, यही है। इनटू में 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, इसकी पावर 30 है। 0.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये मेरे पास है 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर, इसकी पावर 26 है, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर, 1/2 की पावर x के बराबर। सोल्व करके हमें x का मान बताना है। तो आप देखेंगे पावर जब मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में हो, मतलब होल पावर करता हूं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 42 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/2 से ही क्या कर रहे हैं, पावर 18 है इसकी, तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 18, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखूं तो उसके रिस्पेक्ट में ये 2 इंटू 30, ये इधर जाके माइनस में बनेगा 2 इंटू 30, और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी बेस 2 है, मैंने सब जगह बेस 2 को रखा है ना, तो 2 इंटू 26 नीचे ही है तो प्लस में रहेगा 2 इंटू में 26, क्या ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 की पावर x। अब सोल्व करके आप चाहो तो यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं,
अगर दो ऑप्शन मैच करें तो बेसिक से करना ज्यादा आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये वाली वैल्यू 126 माइनस 18 108 48 प्लस 52 100, तो यहाँ पे मेरे पास ये आया x की पावर 100, सॉरी 2 की पावर 100। x क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 100 के बराबर। चलें आगे, कहता है वैल्यू बता दो साइन 75 प्लस साइन 15 की, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो 75 की वैल्यू आपको याद हो सकता है ना हो, 15 की वैल्यू याद हो ना हो, हालांकि हम पढ़ते हैं याद करते भी ऐसे, तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप कहते हैं सर साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये अगर मैं करूंगा 2 साइन ए प्लस बी, ये बन गया 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 45, कॉस ए माइनस बी करूंगा तो ये बन गया 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 30, 2 साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान होता है √3/2। सोल्व करेंगे 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास √3/√2 बच गया, तो होल रूट में 3/2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलें आगे, ये सवाल है, कहता है कि भाई एक एंगल मेरे पास थीटा दे रखा है -11 π/6 रेडियस में दे रखा है ये, हमें इसे डिग्री में बताना है पहली चीज तो, और दूसरा हमें ये बताना है कि भाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल क्या होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है, अगर रेडियन में 2 पाई है तो 360 डिग्री के बराबर होता है। हम ये चीज याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, एक सर्कल है मेरे पास, सेंटर आप देखते हो ये एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, और अगर हमें इसका सरकमफ्रेंस बताना हो, आपने पढ़ा होगा ये रेडियस होता है और सरकमफ्रेंस बोलते हैं 2 पाई r। ठीक है, तो मतलब रेडियस को पूरा 360 डिग्री हमने घुमा दिया, तो वो रेडियन में चीज होती है, तो उस तरीके से हम याद रखते हैं। पाई का मान कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, तो पाई को हमेशा 180 डिग्री से रिप्लेस कर दो अगर आपको क्या करना है रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे -11/6 इंटू में 180 हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ से काटूंगा तो ये 30 और ये पूरी वैल्यू आ गई माइनस में 330 डिग्री। इतना पार्ट क्लियर, तो एक तो 330 डिग्री हो गया, ये हो सकता है या ये हो सकता है। हमसे कहता है भाई दो चीज पूछिए, एक तो क्या हो गया डिग्री में वैल्यू क्या है, और हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल बताना है। पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, मान लो कोटर्मिनल एंगल की मैं बात करूं, मान लो मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, आप ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये आपका वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव, ये माइनस वाई बोल देते हो आप, है ना। वाई एक्सिस ये बस जो पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड, इस तरीके से जो एंगल बनता है मेरा एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा होता है मेन एंगल। ये हो सकता है कोई भी वैल्यू हो सकती है ये। अच्छा मान लो ये 30 डिग्री है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। इस 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज देखता हूं तो ये मेरा एंगल निकाला जाता है कि भाई एक्चुअल एंगल ये है। अगर मैं इधर से देखूं तो इस एंगल को क्या बनेगा, आप कहेंगे सर टोटल तो होता है 360 डिग्री पूरा कंबाइंड सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब मैं पीछे से उल्टा जा रहा हूं तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 360 में 30 घटाया तो ये वाली वैल्यू बनेगी -330 डिग्री। अगर मैं यहाँ से उल्टा ये देख रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू होगी -330 डिग्री। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, पॉजिटिव 30 डिग्री की इक्विवेलेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं भाई मेरे पास कोई भी एक एंगल आपको मिल गया, जैसे -330 डिग्री मिल गया, आपको इसके कोरोस्पोंडिंग कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल चाहिए ना, तो आप कहते हैं सर +-360 डिग्री इंटू में n का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो अगर मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल चाहिए, मतलब पहला पॉजिटिव एंगल चाहिए, तो ये नेगेटिव में है तो मैं प्लस क्या कर दूंगा, n को 1 कर दूंगा, और यहाँ पे -330 + 360 ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास भाई 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा -330 और 30 ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ऐसे 30 में आप आगे बढ़ते हैं तो 30 में भी 360 ऐड किया जा सकता है, ये आएगा 390। ये भी हमारा क्या होगा, कोटर्मिनल एंगल ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, हमसे पूछे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, तो सेम टर्मिनल एंगल ये -330 भी है, 30 भी है, इसके अलावा 390 भी है, बट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पूछा है तो वो 30 डिग्री होगा,
और इसे अगर मैं कन्वर्ट करूंगा डिग्री में तो ये 330 होगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कहता है कि भाई दो ट्रेन है, ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन बी की लेंथ का रेशियो दे रखा है कितना, 4:3। रेशियो उनकी स्पीड का भी दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसे ऐसे लिख देता हूं, ट्रेन ए ट्रेन बी, लेंथ का रेशियो है 4:3 और स्पीड का रेशियो है मेरे पास 5:4। कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो ट्रेन ए को 1 मिनट 24 सेकंड लगती है एक ट्रेन को क्रॉस करने में। अब मिनट और सेकंड में दे रखा तो जनरल सेकंड में सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। आप चाहो तो मिनट में करना चाहो तो मिनट में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बात एक ही है। तो अगर मैं इसे, क्योंकि आंसर मिनट में दे रखा, आगे जाके जो भी चीज पूछी जाएगी, तो मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूं तो 1 मिनट और 24 सेकंड, 1 मिनट तो ये 24 सेकंड को मिनट में करेंगे तो 24 भाग 60, तो ये वाली वैल्यू 2/5 आएगी और इसे मैं लिख सकता हूं 7/5 मिनट। 7/5 मिनट लग रहे हैं कब, जब हम ट्रेन ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं, अगर उन्हें एक दूसरे को क्रॉस करना हो तो उन्हें अपनी लेंथ को क्या करना पड़ता है, दोनों की कंबाइंड लेंथ को क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, इनकी लेंथ इसकी 4x और इसकी 3x मान ली, तो मैंने कहा कंबाइंड लेंथ क्या हो गई मेरे पास, भाई ये वाली वैल्यू हो गई 7x। और 7x को क्रॉस करने में दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 5y है, इसे 4y मान लेता हूँ, कंबाइंड स्पीड होगी 9y। तो भाई 7x को डिस्टेंस को कवर करने में 9y की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, इतना। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। एज इट इज आ गया मेरे पास यहाँ से। अब हमसे पूछा है कि भाई टाइम बता दो, ट्रेन ए को एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक ट्रेन को अब एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ को ही क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है, तो हमें क्या बताना है, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। भाई ट्रेन की लेंथ है ट्रेन ए की 4x, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है भाई 5y, तो इसका मान मेरे को बताना है कि क्या होगा। अब यहां से आपके ऊपर, आप चाहें तो यहां से x/y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू निकाल लो सिंपलीफाई करके, तो 9/5 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व करके आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने देखा 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, 9 उधर चला जाएगा, x/y क्या आ गया 9/5, तो 4/5 इंटू में 9/5, दिस विल बी माई आंसर। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया मेरे पास 36/25, क्या वैल्यू आएगी पॉइंट में बताना है, तो 1 जा, फिर ये बचेगा मेरे पास 110, 4 जा 4 जा, ये मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इसमें 25 से डिवाइड करने में टाइम लग रहा है तो इसका छोटा तरीका मैंने आपको बताया। 25 क्या होता है 5 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, तो देखेंगे 100 बन जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी। और 36 इंटू में 4 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 144, हमें पता है 36 का टेबल भी याद है, तो 1.44 मिनट। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सारे कंसेप्ट, क्या लग रहा है कैसे करना है। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि भाई एक फुटबॉल टीम है, वो किस मैच में कितने गोल ले रही है। जैसे 5 मैचेस उसने खेले तो 5 मैचेस में 0 गोल, ऐसे 7 मैचेस ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक ही गोल बना पाई वो, 8 मैचेस में 2, 3 मैचेस में 3 और 2 मैचेस ऐसे रहे जिसमें 4-4 गोल उन्होंने स्कोर किए। तो हमें बताना है कि भाई जो गोल स्कोर हुए हैं उनका मीन मीडियन मोड का सम क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे आसान निकालना होता है मोड बहुलक। तो आप कहेंगे सर मोड मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, तो आप देखेंगे 8 बार, 2 गोल्स 8 बार मारे गए हैं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास मोड, है ना। उसके बाद आसान होता है निकालना क्या, मीडियन। अगर मीडियन निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड असेंडिंग ऑर्डर में है, आसान है। इसके अलावा अब हमें मीडियन निकालने के लिए सारी वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, 12, 20 और 25। मीडियन क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या होती है, ओड होती हैं, तो मीडियन होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 25 + 1 26 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 13th टर्म। अब 13 टर्म देखो कहाँ पे पड़ेगी, 5 और 7 12 टर्म्स तो यहाँ पे आ गई, तो 13 टर्म इसी सीक्वेंस में पड़ेगी। तो ये मेरा मीडियन भी क्या हो जाएगा भाई
मीडियन भी 2 ही हो जाएगा। अब बारी आई मीन की। मीन क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज, हालांकि आप यहाँ पे डेविएशन लगाना चाहो तो डेविएशन भी लगा सकते हो, लेकिन बेसिक से कर लो, सिंपल वैल्यूज है तो आप कहेंगे सर मीन होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज 25 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या निकलेगा? 0 गोल 5 बार तो 5 इंटू 0 0, 1 गोल 7 बार तो 1 इंटू 7 7 गोल हो गए टोटल, 2 इंटू 8 16 गोल हो गए, 3 इंटू 3 9 गोल हो गए, और 4 दूनी 8। टोटल कितने गोल मारे गए? 7 23 32 40, टोटल 40 गोल्स लगे हैं। कितने मैचेस में? 25 मैचेस में। तो एवरेज गोल कितने हो गए हमारे पास? 5 से काट देंगे तो 8 और 5, और ये वाली वैल्यू आ गई 1.6। 1.6 प्लस 2 प्लस 2, ये वाली वैल्यू क्या? 5.6 हो गई मेरे पास, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, इस तरह के सवाल जो भी सवाल कराए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन में, रिसेंट एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं सिमिलर अलग वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं एक इलेक्शन होता है 3 लोगों के बीच में, किसके में? ए बी और सी के बीच में, और 1/10 वोट जो डाली जाती है वो इनवैलिड हो जाती है, तो इनवैलिड वोट्स को अलग लिख लेते हैं। जो ए और बी की वोट्स हैं वो बराबर है। एक फॉल्ट की वजह से काउंटिंग मशीन में जो सी को वोट मिली उसकी आधी, और जो इनवैलिड वोट्स हैं उसकी आधी ये बी को डाल दी गई। तो हमें बताना ओवरऑल कितनी वोट मिली होंगी बी को। तो टोटल वोट्स क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में 100 क्या होता है? टोटल वोट्स भी 100% होती है, तो इसलिए 100 मान लिया। जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इनवैलिड वोट्स कितनी थी इसकी? 1/10। तो भाई इनवैलिड वोट्स कितनी हो गई? 10। आप बताओ ए और बी की अगर सेम है तो सी की कितनी होगी? आप कहेंगे सर 100 में से 10 घटाया 90, इन तीनों में बटी होगी, 90 में से भी 2x हटा दो तो ये सी को मिली होंगी। अब आगे भाई किस किस की आधी? इनवैलिड वोट की आधी, इसकी आधी कितनी होगी? 5, और इसकी आधी कितनी होगी? इसे ऐसा कर लेते हैं, इसकी हाफ करूंगा तो सी की आधी होगी 45 माइनस एक्स, इसकी हाफ करूंगा तो ये हो गई 5। ये अगर जोड़ दी जाए बी के अंदर तो टोटल वोट्स बी को कितनी मिल गई? आप कहेंगे सर एक्स से एक्स एलिमिनेट हो गया, 45 प्लस 5 ये हो गया 50। तो कितने परसेंट वोट्स मिल गई बी को भाई? 50 मिल गई। टोटल 100 थी तो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास क्या था? एक लाइन चार्ट है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्स जो मैन्युफैक्चर की गई हैं थाउजेंड्स के अंदर वो दिखा रखी है। जैसे यहाँ पे 50 लिखा है तो एक्चुअली में ये थाउजेंड्स में है, तो ये 50 और उसके बाद 3 जीरो और लगेंगे। ये इस तरीके से डेटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2015 साल में ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितनी कितनी गई है उसका डेटा है। हमें बताना परसेंटेज चेंज क्या होगा जो कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं दिसंबर में जुलाई से। तो दिसंबर में कितनी है? 130। जुलाई में कितनी है भाई? 50। आप जब रेशियो बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअल मतलब 1000 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें ही देख सकता हूं कि भाई ये 50 थी, ये 130 हो गई। कितनी बढ़ गई? परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो हमने कहा भाई ये 130 माइनस 50 80 बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई? तो आप कहेंगे सर 80 डिवाइडेड बाई 50 इंटू में 100%। तो 80 डिवाइडेड बाई 50 इंटू में 100%, ये आंसर आ जाएगा। आपको ये क्लियरली दिख जाएगा यहाँ से 2 और 80 इंटू में 2 160%। ठीक है, कम बच्चे कर पाए, इसके पीछे रीजन ये है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में फंस गए, लास्ट तक बहुत बच्चे पहुंच ही नहीं पाए होंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी एग्जाम में पेपर सोल्व करें क्वेश्चन को स्किप कर करके आपको आगे बढ़ना है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहता है जनरली जो मैं फॉलो करता हूँ वो हो गया, आप जीके कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, फिर रीजनिंग कर लो और फिर मैथ्स कर लो। इस सीक्वेंस में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे वो लास्ट के लिए छोड़ने चाहिए। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था एवरेज चैप्टर का, वो भी सोल्व करेंगे और फिर हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। जैसे सवाल था हमारे पास, ये कहता है भाई हमारे पास क्या है 80 नंबर का एवरेज क्या है 75 है। बिल्कुल बेसिक से जो दे रखा हो लिखते चले जाओ। 80 नंबर का एवरेज क्या है 75 है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट 8 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है कितना 68। उसके बाद आगे कहता है कि भाई जो नेक्स्ट 6 नंबर है उनका पहले 8 से 25% ज्यादा है, तो अगले 6 इसका 25% क्या होगा भाई? आप कहेंगे 25% होता है 1/4। 1/4 निकालूंगा 68 का, तो ये वाली वैल्यू आ गई 17। इसमें 17 जोड़ दोगे
तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई भाई 85 हो गई। अगले 6 नंबर का एवरेज इतना हो गया। आगे कहता है भाई जो 16th नंबर है वो मेरे पास 12 ज्यादा 18th नंबर से। अब यहाँ पे कितने नंबर 8 और 6 14 नंबर हो गए, मेरे पास 14 नंबर्स हो गए, है ना। कौन सा नंबर है क्या 15 16 17 और 18, टोटल 18 नंबर्स की बात कर रहे थे हम। तो हालांकि ये सारे नंबर्स अपने आप में क्या है भाई एक एक नंबर है, तो मैं नंबर ऑफ वैल्यूज लिख रहा हूँ कितनी है, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा कि भाई जो 16th नंबर है वो 12 ज्यादा है 18th नंबर से, तो भाई 18th नंबर को अगर मैं x मान लूं तो 16th नंबर क्या हो जाएगा 12 ज्यादा हो जाएगा। फिर कहता है मेरे पास 17th नंबर 8 कम है 18th नंबर से, तो 17th नंबर 8 कम है 18th नंबर से, तो ये x माइनस 8 हो जाएगा। 15th नंबर बराबर है एवरेज के 16th और 18th नंबर के, तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो पहले कहेंगे सम डिवाइडेड बाय 2, तो सम होगा 2x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 6x प्लस 6 बचेगा, तो ये वाली वैल्यू है मेरे पास x प्लस 6। ये चारों नंबर भी आ गए मेरे पास। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि भाई एवरेज क्या होगा 16th और 17th नंबर का, मतलब इन दोनों का एवरेज। किसका, कितनी मेहनत करवा दी इन्होंने हमसे बेफालतू में, इन दोनों का एवरेज। तो भाई इन दोनों का सम करेंगे तो 12 माइनस 8 4 बचेगा, 2x प्लस 4 और 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या x प्लस 2 आ जाएगी। मेरे को आंसर सोल्व करके x प्लस 2 का मान बताना है, ये लिखना जरूरी है। सोल्व करना होगा तो बेसिक से कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर टोटल 18 नंबर थे, अगर उसे बेसिक से करना है तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि भाई सम ऑफ वैल्यूज दोनों जगह क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। और सम ऑफ वैल्यूज इक्वल करने का मतलब यह है कि सम क्या होता है एवरेज में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में एवरेज, है ना। जैसे 18 इंटू 17, 18 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज है 17, ये किसके बराबर होगा, 8 का एवरेज इतना, 6 का एवरेज इतना, 1 का इतना 1, मतलब ये अपने आप में यही वैल्यू है तो एज इट इज यही होगा। इन सबको सम किसके बराबर हो जाएगा, मेरा इसके बराबर हो जाएगा। आप पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, 4 ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं। अगर मैं लिखूं भी तो आप 75 को 18 से करेंगे, 18 5 जा 90, 9 कैरी फॉरवर्ड, और ये यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 126 1350, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 18 8 से लिख देता हूँ, 18 8 इंटू में प्लस 6 इंटू में 6 85, और इन सब का सम डायरेक्टली कर लो। जैसे x कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 12 18 माइनस 8 10 रह जाएगा, क्या यही आएगा। सोल्व करके आप x निकाल सकते हैं। ये इसका बेसिक वर्जन हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसी चीज को हम डेविएशन कंसेप्ट से करते हैं, ये बेसिक से यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी है। अगर डेविएशन कंसेप्ट से करना हो तो मैं इस चीज को कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा पार्ट बस मिटाने की कोशिश करूंगा, उसमें बस हमारी कैलकुलेशन बच जाती है और कुछ नहीं है। डेविएशन कंसेप्ट कहता है कि भाई मेरे एवरेज वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, भाई 75 थी, ये 16 है, यहाँ पे मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी है 8 6 और 4 एक बार दे रखी है। जरूरी नहीं आप सारी टर्म्स में डेविएशन लगाएं, मैं लिमिटेड टर्म्स में डेविएशन लगा सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 8 और 6 इन 14 टर्म्स में डेविएशन लगा लेते हैं, तो 14 टर्म्स का एवरेज ही 14 का ये, और मेरे पास बची हुई 4 टर्म है उनका 75, इन दोनों को अलग कर दिया। मैंने क्या किया भाई, ये 18 इंटू 75 था मेरे पास, क्या मैं इसे 14 प्लस 4 इंटू में 75 लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा भाई 4 इंटू 75 अलग कर दिया, 14 इंटू 75 अलग कर दिया। अब ये 14 टर्म्स है इधर और इधर भी 14 टर्म्स है, इनमें मैं डेविएशन लगा लेता हूँ कि भाई नेट चेंज कितने का निकल के आएगा। अगर मैं देखूंगा तो आप कहेंगे सर एवरेज मान लेता हूँ 75, तो इसके अंदर डेविएशन आएगा 0 का, है ना। एवरेज मैंने 75 लेके डेविएशन निकाल रहा हूँ, ये 75 से कितना कम है भाई 7 कम है, और ये 75 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। तो मेरे पास वेरिएशन यहाँ पे कितने का आया, 0 का आया। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 8 7 जा माइनस का 56, और यहाँ पे मेरे पास 8 इंटू 6 इंटू 10 16, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बचेगा प्लस का 4। ठीक है, तो मेरे पास ये डेविएशन निकल गया। मतलब इन तीनों पार्ट को अगर मैं सोल्व करता तो मेरे पास जो नेट रिजल्ट आता वो 4 बचता, बस वो भी किस साइड, इस साइड बचता, ना कि इधर।
इसका मतलब ये, तो ये कैलकुलेशन मैं अगर सोल्व करता हूं तो यहां पे बचेगा मेरे पास, ये सब हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 4। बेसिक से बताना क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, वरना तो एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए काफी इजी रहते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये सब हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जिस चीज में डेविएशन लगाया वो सब हटा के नेट रिजल्ट जो आपका बचा था वो तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया 4। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। जैसे 75 इंटू में 4 करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 300 हो जाएगी। इधर कितना बचा था ये वाला पूरा सोल्व करके, ये 4x प्लस 4 10 बचा था, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 14। 14 को इधर घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 286 डिवाइडेड बाय 4, ये x का मान है। हमें x प्लस 2 बताना है तो इसमें भी 2 ऐड और इसमें भी 2 ऐड, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 71.5 और 2 जोड़ दिया तो 73.5। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डेविएशन कंसेप्ट जिसे पता है वो कर सकता है। बाकी तो बेसिक से चीजें मैंने कराई, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फास्ट नहीं लेके गया, चीजें कंसेप्ट के साथ बताई। अगर आपको चीजें समझ आती हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप आरबी पे बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की तैयारी करने के लिए ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, जी के सचिन सर और राधिका मैम पढ़ाती हैं, इंग्लिश पंकज सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग हैप्पी सर पढ़ाते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेस। और उसके साथ साथ आपको ऑफिसर बैच के अंदर कॉम्बो टेस्ट सीरीज का भी पूरा एक्सेस रहता है, जिसमें हर महीने प्रैक्टिस के लिए टारगेट ग्रुप स्टार्ट होते हैं। बिगिनर्स के लिए टारगेट ग्रुप अभी 2026 के लिए तो नहीं होगा, लेकिन 2027 के लिए स्टार्ट होंगे या सीएचएसएल के लिए स्टार्ट होगा, तो वो चीजें आप लोगों के लिए चलती रहती है। ठीक है, तो आप उससे भी ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट तैयारी को कर सकते हैं। खाली मैथ्स पढ़ना है तो ये है, बाकी बेसिक्स आपने कर रखे हैं, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया लेवल की करनी है तो उसके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज आरबी की है, जिसमें अभी प्रैक्टिस टारगेट ग्रुप फॉर एसएससी सीजीएल 2020 स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस उसके अंदर आपको मिल जाता है। और एप्लीकेशन पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे कॉम्बो टेस्ट पेड टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिखेगी, मेरी फोटो देख लेना वहां पे दिख जाएगी आपको, और उसके बाद आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल इफ यू वांट टू प्रिपेयर। एक बार ढंग से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन तक पहुंचिए। दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनने में मजा नहीं आता, जब खुद की सक्सेस स्टोरी बनती है उसकी बात अलग होती है। तो पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।